हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो टू द पॉइंट सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं नीट 2024 के लिए। और जो चैप्टर अपना चल रहा है वो है जीव और समस्या गुण। नए सिलेबस के अनुसार सारा सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। फिर भी अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, वहां आपके डाउट का जवाब 100% दिया जाएगा। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो कमेंट सेक्शन में नहीं भेज सकते तो उसके लिए भी अपने पास सोल्यूशन है। उसके लिए आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम अगर आप यूज लेते हैं तब तो बढ़िया है, नहीं लेते तो फिर दिक्कत है। दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। डाउट है तो उसके लिए MYDHARMEN इस आईडी को आप सर्च कीजिएगा, वहां पर आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं डाउट की। तो अब बात करते हैं टॉपिक की। इस चैप्टर में बहुत कुछ अपन ने डिस्कस किया है और आज के सेशन में जो जैविक अंतर क्रियाएं हैं, जीवों के बीच में, समष्टि के बीच में जो अंतर क्रियाएं हैं वो स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं। परभक्षण और स्पर्धा दोनों आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, परभक्षण और स्पर्धा। इससे पहले अपन ने एक टेबल भी डिस्कस कर ली थी जिसमें टोटल 6 अंतर क्रियाएं अपन ने समझी थी। पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है उसका मतलब अपन ने समझा था। सो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है परभक्षण। परभक्षण टर्म से ही अपन को पता चल रहा है, पर का मतलब दूसरा और भक्षण का मतलब भक्षण करना, दूसरे जीव का भक्षण करना, परभक्षण यहां पर होगा। स्टार्ट करता है, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई सारी ऊर्जा का क्या होगा। स्वपोषी जीव में मुख्य जो अपने पास आता है वो है पादप, जो खुद का भोजन खुद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह है। ऐसे बहुत सारे जीव भी आता है, कुछ बैक्टीरिया भी आता है, कवक भी आता है, लेकिन मेनली जो है वो अपना है पादप। तो अगर पादप द्वारा जो स्थिर की गई ऊर्जा है उससे कोई यूज में ही नहीं लेगा तो वो ऊर्जा कहां जाएगी, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो उस पादप को कोई ना कोई खाएगा, और जो खाने वाला जीव होगा वो परभक्षी एक तरह से है, यहाँ पर सिंपल सा समझा रहा है। तो परभक्षण को आप प्रकृति का एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। अलग अलग स्तर अपन पढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर की बात करते हैं। तो जो पादप है वो प्राथमिक पा गए, पादप को कोई शाकाहारी जीव खा रहा है वो द्वितीय आ गया, फिर उसको कोई बड़ा जीव खा रहा है वो तृतीय आ गया। तो अलग अलग वहां पर क्या हो रहे हैं, पोषक स्तर यहां पर सिंपल से हो रहे। तो जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण ही सहज ही हमारे दिमाग में आता है। नहीं आया होगा परभक्षण के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी वाले ने अब कहा है तो अब आ गया है कि बाघ हिरण का शिकार यहां पर कर रहा है। लेकिन बीज को खाने वाली जो गौरैया है वो भी परभक्षी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल जो मांसाहारी है वही परभक्षी कहलाएंगे, शाकाहारी जो है वो भी यहां पर क्या कहलाएंगे, परभक्षी सिंपल सा कहलाएंगे। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज्यादा भिन्न नहीं है। तो परभक्षी टर्म एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को अपन इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मांसाहारी को ही इन्वॉल्व अपन ने किया है। पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सनाल या कंडक्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो सनाल के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा क्या करा, ऊर्जा स्थानांतरण तो इसका काम है। किसका? जो अपन परभक्षण की बात कर रहे हैं, पहले से दूसरा लेवल, दूसरे से तीसरा लेवल, तीसरे से चौथा लेवल, इस प्रकार से ज्यादा रहेगा। तो जो ऊर्जा ट्रांसफर है या ऊर्जा स्थानांतरण यहां पर हो रही है वो तो ये करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, यहां पर समष्टि को नियंत्रण रखने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 100 पादप थे, उसको किसी 50 जीव ने खाए, ठीक है, वो अपना पोषण कर रहे हैं। अब आपने ये तो पढ़ा ही है पहले कि जीव के लिए जो आहार है या पोषक पदार्थों की बात कर रहे हैं और जो आवास है वो क्या है, लिमिटेड है। अगर वो अनलिमिटेड हुए तो अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे। तो इस जीव को यहां पर, इस जीव को अगर ये खाएगा यहां पर, तो इसकी पॉपुलेशन जो है, जो समष्टि की संख्या वो क्या होगी, कंट्रोल में होगी, है ना, कंट्रोल में होगी। अगर नहीं खाएगा तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इस समष्टि को कैसे अपन चलाएंगे। सो दो फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, एक तो वो क्या करेगा, ऊर्जा स्थानांतरण का सोर्स है, और दूसरा क्या, समष्टि को नियंत्रण रखने का भी मेन काम वो करेगा। क्योंकि अगर परभक्षी नहीं होंगे तो वहां पर जो जनसंख्या, पॉपुलेशन घनत्व है वो यहां पर बढ़ जाएगा।
सो अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती है, मतलब विदेशज का मतलब बाहरी जाति अगर लाई जाती है, तो वो आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। ये कोई रीजन है, रीजन का मतलब क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रजाति आपको मिल रही है जो खा रही पी रही है, मजे कर रही है, ठीक है। कोई इसको खा रहा है, कोई उसको खा रहा है, या मतलब सारा का सारा यहाँ पर क्या कंट्रोल्ड है, अपन ने क्या कर लिया है, संतुलन में है अभी। लेकिन जैसे ही मैं कोई विदेशी लेके आता हूं यहाँ पर, बाहरी जीव या बाहरी जाति वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ रहा है, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई जीव है ही नहीं जो इसको खा सके, पी सके या इसको कंट्रोल कर सके। तब ये क्या करेगा, ये अनकंट्रोल्ड वृद्धि यहाँ पर करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका नेचुरल जो परभक्षी है, प्राकृतिक जो परभक्षी है, वो यहाँ पर नहीं है भाई लोग। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचाई, ठीक है। नागफनी लेके आए तो क्योंकि वहां पर उसका नेचुरल जो परभक्षी वो नहीं था। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित ला सका। अब ये जहां से अपन लेके आए, अभी इसको मैं लेके आया बाहर से, तो अब इसका परभक्षण करने वाला जीव मैं यहाँ पर लेके आ जाऊं, ये लाल वाला जो इसको खाएगा और इसकी संख्या को क्या करेगा, नियंत्रित यहाँ पर करेगा, नहीं तो ये फैलता जाएगा, फैलता ही जाएगा। कृषि पीड़क नाशी के नियंत्रण या पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समस्त नियमन की योग्यता पर आधारित है। कृषि पीड़क नाशी की बात करते हैं, खेती में अगर अपन देखते हैं तो वहां पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो जैव नियंत्रण विधियां मतलब एक जीव दूसरों पर अटैक कर रहा है, उसको खा रहा है। जैसे अपन बात करें कि कोई जीव हो गया जो उसको खा रहा है, टिड्डा वगैरह कुछ भी हो गया, तो अगर टिड्डा खाने वाले जीव को मैं लेके आ जाऊं तो कंट्रोल अपन कर सकते हैं। परपक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में सहायता करता है। जैसे यहां पर ने बात की थी कि ये था व्हाइट वाला, ठीक है, या ये येलो वाला आपको बताया जा रहा है, तो अगर इस येलो वाले को कोई दूसरा अगर खा रहा है, रेड वाला खा रहा है या व्हाइट वाला खा रहा है, तब तो वहां पर क्या होगा, उसको कंट्रोल करेगा वो। नहीं खाएगा तो केवल एक ही प्रकार की क्या हो जाएगी, जाति जो वो फैल जाएगी, दूसरों को खत्म कर देगा, या उसके लिए जो आहार है वो नहीं बचेगा, उसके लिए जो जगह है, आवास है, वो नहीं बचेगा, केवल एक ही रहेगी, तो विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर परभक्षी है वहां पर, तो वो क्या करेगा, इस डाइवर्सिटी या विविधता को बनाए रखने में मदद यहां से करेगा। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर ज्वारीय इंटरटाइडल समुदायों में पायसर तारामीन, ठीक है, एक मछली है यहां पर, सिंपल सी पायसर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए प्रयोग में जब एक बंद अंतराज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई, जैसे ये मेरे पास कोई रीजन था, कोई क्षेत्र था, ये जो अंतराज्वारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये तारामीन थी यहाँ पर, और ये यहाँ पर तारामीन के अलावा क्या थे, दूसरे जीव यहाँ पर है ये वाले। तो ये क्या है मेरे पास तारामीन, अगर मैं इस तारामीन को यहां से हटा दूं, ये मेरे पास हो गई तारामीन, ठीक है। अगर मैं इस तारामीन को यहां से हटा दूं, तो बाकी जो बची हुई जातियां यहां पर है, जो अलग कलर में आपको बताई जा रही है, व्हाइट कलर में, अगर इसको अपन हटा देंगे तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करेगी, संघर्ष यहां पर करेगी, प्रतिस्पर्धा यहां पर करेगी, अंतरजातीय स्पर्धा हो जाएगी, इसकी वजह से एक दूसरे को ही मारेंगे, तो यहां पर इनकी जातियां ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जबकि अगर तारामीन है तो वो इन सबको क्या करेगी, कंट्रोल करके यहां से रखेगी, ठीक है। तो ये डेटा है, सिंपल सा, आपको ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में कि जो तारामीन है उसको अगर आपने हटा दिया तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक कशेरुकी, कशेरुकी नहीं कह रहा ये, एक कशेरुकी की लगभग 10 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। किसकी वजह से, अंतरजातीय मतलब एक ही जाति के बीच में, ठीक है। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष हैं और अपने शिकार का अति दोहन करता है, जैसा अभी तारामीन ने बताया, अब ये तो कह रहा है कि नहीं मैं तो मैं ही हूं, अगर अति दोहन कर देंगे उस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, जो जातियां है वो या जो शिकार है वो यहां से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा खाएगा, कितने दिन खाएगा, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन उसके बाद में तो खत्म होगा ही होगा।
यही कारण है कि प्रकृति में जो परभक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, विवेकी होते हैं, विवेक से काम वो लेते हैं, जबकि मनुष्य विवेकी अभी भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि सारा मेरा हो जाए, सारा मेरा हो जाए, धन दौलत सब मेरी हो जाए यहाँ से। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली। अब खा तो रहा है तो वो दूसरा वाला जो चुप थोड़ी बैठेगा कि तू मजबूत है, लेकिन मैं भी तो मेरी तरफ से ट्राई करूंगा, है ना। तो वो यहाँ पर विधिया हो जाएगी, कुछ कांटे बना लेते हैं, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, इस प्रकार की। तो कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन या छद्मा आवरण होती है। जैसे मान लो ये कोई जाति थी, ठीक है, अब ये इसको आसानी से दिख जाती है, मेंढक है या कुछ दिख जाती है, तो ये जिस भी जगह पे रहेंगे तो ये अपना क्या करेगा, कलर चेंज कर लेगा। छद्मा आवरण मतलब फॉल्स आवरण यहाँ पर, या कलर जिसे अपन कह रहे हैं वो चेंज कर लेगा, ठीक है। कुछ जो होती है जाती है विषैली, यहाँ पर होती है विष। अगर इसकी सतह पर विष होगा तो क्या दूसरी पर पक्षी जीव जो उसे खा पाएगा, क्या नहीं खा पाएगा, उसको मरना थोड़ी है ऐसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा, मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण ये अपने परभक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब होती है। ये दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली या कैटरपिलर अवस्था, जिसे अपन लार्वा अवस्था भी कहते हैं, कैटरपिलर एक लार्वा का नाम है, ठीक है। जो जैसे अगर मैं बात करूं तितली की, ये बात कर रहा है मोनार्क तितली की, तो ये मोनार्क तितली आपके पास पहले की अवस्था में। अब यहां से इसका क्या बनेगा, लार्वा यहां से बनेगा, और ये लार्वा जो होता है ना भाई लोगों, ये लार्वा जिस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, एक खरपतवार को ये खाएगा। ये लार्वा जो है, कैटरपिलर लार्वा है, वो क्या करेगा, खरपतवार को खाएगा, और ये खरपतवार जो होती है वो क्या होती है, विषैली होती है। ये खरपतवार कैसी है, विषैली। अब इसने खा लिया तो इसके अंदर आ चुका विष, और इसके अंदर आ चुका, तो अब जैसे ही तितली बनेगी यहां से, तो दूसरे जीव इसको नहीं खाएंगे, बिकॉज ऑफ ए रुचिकर, ये खाने में स्वाद में खराब होती है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी क्या है, परभक्षी है। लगभग 25% कीट पादप पक्षी या फाइटोफेगस, इंग्लिश में कहते हैं फाइटोफेगस, फाइटोफेगस। फेगस का मतलब होता है खाना, खाने खाने वाला, या फूड इंटेक की बात करते हैं, इंटेक अंदर लेने वाला, इतनी इंग्लिश समझ में आती है। और फाइटो मींस पादप, ठीक है, पादप। फाइटोलॉजी होती है, फाइटोलॉजी होता है, फाइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादप का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इन शब्दों से मिलकर बना है क्या, फाइटोफेगस। तो 25% जो कीट होते हैं वो क्या होता है, फाइटोफेगस है, वो पादप रस और पादप के अन्य भागों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उनको खाते हैं। पादपों के लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि वे अपने परभक्षी से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं, तो उनको तो शिकार होना पड़ता है। इसीलिए पादप ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकार की और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली है। पहले तो अपन ने मोनार्क की बात की थी, तितली वगैरह के, पादपों की अगर अपन बात करें तो वो क्या हुआ, या तो उनका मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है वो करेंगे, कांटे वगैरह यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। रक्षा के सबसे सामान्य आकार की जो साधन है वो कांटे हैं, जैसे एकेशिया और कैक्टस। एकेशिया और कैक्टस बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना, नीट में पूछा जा सकता है, एकेशिया एंड कैक्टस। जैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, आकार की पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो वहां पर भी आपको रूपांतरण आपको दे रखे, मॉडिफिकेशन दे रखे बाद के, चाहे वो पत्ती हो सकती है, चाहे वो तना हो सकता है, चाहे वो जड़ हो सकता है, तो मॉडिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, एक उद्विकास के साथ साथ में जो चेंजेस हुए वो है। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन का संदमन करते हैं, और उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। आपने परिपक्व खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य आपने सुनी होगी, ठीक है, या यहां पर लिखा, परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार एक टाइप की खरपतवार है, जो आपने नहीं देखी होगी। एनसीईआरटी वाला बोल रहा है लेकिन आपने नहीं देखी, और देखी है तो आपको यह नहीं पता कि वो कैलोट्रोपिस है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था काफी टाइम तक। ये पौधा जो है अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। ये कैलोट्रोपिस क्या करता है, ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, जो हृदय को प्रभावित करता है। अगर उसने आपने खाया तो हृदय में चेंजेस होगा, चाहे तो हार्ट बीट बढ़ेगी या घटेगी, या जो भी चेंजेस है वो हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर होगा। इसी कारण क्या होता है कि कोई पशु या बकरी इसको नहीं खाता है। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कासित करते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन या स्टिग्निन, अफीम, ये जो है ये पादप द्वारा उत्पन्न होते हैं।
ये रसायन है, लेकिन मनुष्य ने इनको क्या कर लिया, अपने नशे के लिए काम में लेना शुरू कर दिया है। दूसरे जीवों के लिए तो ये हानिकारक ही है। तो ये पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों से बचने की रक्षा विधियां हैं, जो चरने वाले जो जीव है उनसे बचने की विधियां, जबकि मनुष्य ने अपने फायदे के लिए इनको काम में ले लिया। तो ये अपने पास क्या था, परभक्षण वाला, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो गैलोट्रोपिस है, मोनाक तितली है, या जो भी आपको फिश वगैरह बता रखी, इनके नाम ध्यान बस रखना है। और ये जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना, बाकी तो आप थ्योरी तो इजीली कर लोगे क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पर्धा, या जिसे अपन कहते हैं कंपटीशन। अब इसको सिंपल सा समझो, ये एक चपाती है मेरे पास, पहले हम 2 जने थे खाने वाले, तो आधी आधी हमने खा ली। फिर 2 से हम 10 हुए, तो थोड़ी थोड़ी एक एक बाइट अपन ने खा ली। 10 से हम 100 हो गए। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, 10 से 100 हुए, तो जो मोटा ताजा इंसान था बोले तुम लोग कैसे खा सकते हो इसको, तो ये तो मैं खाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरा और आदमी आया, बोले मैं खाऊंगा इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया। और कॉम्पिटिशन होने के बाद में आपने विकास में भी पढ़ते हैं कि कॉम्पिटिशन में के बाद में वही सर्वाइव करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है उसका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो वो स्पर्धा है। एक तरह से स्पर्धा आपके पास 2 प्रकार की यहां पर हो सकती है, एक तो अंतरजातीय और दूसरा अंतरजातीय, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। ये इंटर स्पेसिफिक है, हिंदी में कोई कंफ्यूजन हो तो। और ये इंट्रा है, मतलब एक ही जाति में। अंतरा जाति क्या होता है, एक ही जाति में, जैसा होमो सेपियंस है तो सेपियंस सेपियंस के बीच में हो रही है। अंतरा जाति की बात करेंगे, अलग अलग जातियों के बीच में होगा। अगर उनका कोई आहार है, जैसे आम है, तो आम बंदर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, तो इस टाइप से। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा। तो जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो मैंने बोला था, वो है योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा, तो वह निश्चय ही या कायल था कि जैव विकास में अंतर जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। अंतर का मतलब समझ में आ गया, पहले बता चुका हूं। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों पर स्पर्धा करती है। चपाती ये के खाने वाले 100 हैं इंसान, लेकिन वहां पर कुत्तों को भी मैं लेके आऊं तो वो अंतर जातीय हो जाएगा, अलग अलग जातियों के बीच। तो यहाँ पर जो सोर्स से खाने वाला आहार वो क्या है, सेम है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो, जो फ्लेमिंगो है, ठीक है, जीव का नाम है, और वहीं की आवासी मछलियां, मछली जो है, एक तो लोकल मछली हो गई, और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, बाहर से जो मछली लाई गई, ये लोकल हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गई, आवासी मछलियां यहाँ पर हो गई। और दूसरे केस में अगर मैं बोलूं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आगंतुक फ्लेमिंगो हो गई। इसको अपन लेके आ गए यहां पर, लेकिन इनका जो सोर्स था जिसको ये खाएंगे, आहार की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास ये हो गया आहार। तो आहार जो यहां पर हो गया वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। आहार क्या हो गया, कॉमन यहां पर हो गया, कि ये वाला जो है, ये भी इनका आहार ये है, और इसका भी आहार क्या है, ये है। तो एक समझाने की मैं कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है कि आगंतुक फ्लेमिंगो और वहां की आवासीय मछली साझा आहार झील में प्राणी पल्लवा के लिए स्पर्धा करती है। इस आहार के लिए क्या करेगी, स्पर्धा करेगी, मैं भी खाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। दूसरी बात है कि स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। अगर असीमित होगा तब तो कोई भी प्रकार की स्पर्धा नहीं होगी। सीमित इसीलिए क्या होगा, स्पर्धा होगी। बाधा स्पर्धा में एक जाति की अक्षम दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदमानी उपस्थिति के कारण घट सकती है। ये सिंपल सा कह रहा है कि एक जाति यहां पर क्या होगी, प्रभावी होगी, तो दूसरी वैसे ही अपने आप अप्रभावी हो जाएगी। भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसीलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर, और ये आर आपने पहले भी पढ़ा है। इंट्रिंसिक दर जो है बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, जन्म माइनस मृत्यु, जो है वो यहां पर होगी। जिसकी ज्यादा होगी आर, वो दूसरे पर प्रभावी होगा, दूसरे वाले की जो है वहां पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी उपस्थिति जो है। सो प्रयोगशाला में दूसरी जाति की उपस्थिति की अगर यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसे गोस और दूसरे पारिस्थितिक विज्ञ, ये इंसान ही है गोस है जो, ठीक है, पारिस्थितिक विज्ञ या साइंटिस्ट जिसे अपन कह सकते हैं सिंपल से समझने के लिए, उन्होंने बताया कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम
उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी। फिर से वही बात, एक ही बात को इसने 3 बार बोल दिया है, तो थ्योरी बढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी वाले, घटा नहीं रहे। ठीक है, सिंपल सा है। आहार और आवास अगर लिमिटेड है तो स्पर्धा होगी, अनलिमिटेड है तो स्पर्धा नहीं होगी, कुछ केसेस को छोड़ करके। स्पर्धा होगी तो क्या होगा, दूसरी जो जाति है वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते। कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते तो हैं। जैसे गेलापागो द्वीप में, एक द्वीप का नाम है गेलापागो, वहां पर जो बकरियां लाई जाती है, लाई जाने के बाद में अबिंगडन कुछ 1 दशक या 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि बकरियों ने जो चरण क्षमता थी, बकरियों की जो चरण क्षमता थी वो ज्यादा थी, मतलब जो भी वहां पर घास फूस था उसको खाने की क्षमता जो ज्यादा थी। इस गेलापागो द्वीप में बकरियां पहले नहीं थी, तब तो ठीक था, एबिंगडन जो थे वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही बकरियां लेके आए तो वो ये विलुप्त हो गए लगभग 10 वर्ष में। बकरियों की क्या थी, अत्यधिक चारण क्षमता थी, जो प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन। अब यहां पर जैसे जो घास थी या जो एबिंगडन था, वो बकरियों से कंपटीशन किसमें कर रहा है, आहार में। बकरियां वहां पर ज्यादा खा रही है, उसकी चारण क्षमता वहां पर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसीलिए दूसरा जीव अपने आप से ही आहार ना मिलने के कारण वहां से मोचित हो गया, चला गया, नष्ट हो गया। उसे अपन बोलते हैं स्पर्धी मोचन, कॉम्पिटिटिव एलिमिनेशन। इसे अपन कहते हैं एलिमिनेट कर दिया, वो बाहर यहां पर निकल गया, यहां पर इनडायरेक्टली। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिया जाए तो उसकी वितरण परास नाटकीय रूप से फैल जाती है। जिसका कंपटीशन, दो जातियों के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, इसका और इसका, ठीक है, इसका और इसका, तो ये अगर प्रभावी रहती है इसके ऊपर तो इसकी संख्या को ये कंट्रोल कर देगा। लेकिन अगर ये वाली ए प्रभावी यहां से हो गई, अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी या अनकंट्रोल्ड यहां से हो जाएगी, नाटकीय रूप से फैल जाएगा। जैसे कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकोल बैलेनस, ये आपको ध्यान में रखना, ये जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, इस वाले पैराग्राफ को हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। क्या कह रहा है, कॉर्नेल ने दिखाया अपने प्रयोग में कि स्कॉटलैंड जो था उसके चट्टानी समुद्री तट, चट्टान के समुद्री तट बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम था, जो बड़ा था साइज में और जिससे अगर कंपटीशन करोगे तो वो अपन से उत्तम था। उसका नाम क्या है, बैर्निकेल बैलेनस, ठीक है, ये बैर्निकेल बैलेनस की अंतर ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है। और जो दूसरा छोटा है, ये तो मेरे पास हो गया बड़ा और ये दूसरा मेरे पास हो गया छोटा, तो ये बेरनेगस बैलेनस इसे मैं लिख देता हूं। और दूसरा जो छोटा था जिसे मैं कह रहा हूं बेरनेकल्स, बेरनेकल चेसमेलस, चेथेमेलस, ठीक है, ये बेरनेगस चेथेमेलस जो छोटा है। तो जब ये प्रभावी था, उत्तम था, तो ये क्या कर देगा, इसको यहां से बाहर निकाल देता है। क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया बड़ा था और ये क्या स्पर्धी रूप से उत्तम है, ये स्पर्धी रूप से उत्तम। ये केवल सिंपल सा स्टेटमेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां पर कंपटीशन हुआ इन दोनों के बीच में और ये उत्तम था, इसीलिए इसने इसको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। आमतौर पर मांसाहारियों या कार्निवोर की अपेक्षा शाकाहारी और पाद अधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं, क्योंकि मांसाहारी वो होते हैं थोड़े से एग्रेसिव, ठीक है, तो जो शाकाहारी और पादप है वो ज्यादा प्रभावित यहाँ पर होते हैं। पादप तो गति नहीं कर सकते या अलग अलग तरीके यहाँ पर नहीं लेके आ सकते हैं बचने के, इसीलिए। यहां तक क्लियर होना चाहिए टॉपिक। नेक्स्ट आता है गोसे स्पर्धी अपवर्जन नियम। ये बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाले दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जो जाति होगी अंततः विलुप्त हो जाएगी। ये बार बार वही आ रहा है, 5वीं बार आ चुका है। जो बेस्ट होगा वो रहेगा, जो नहीं रहेगा वो खराब है, इसका मतलब वो उत्तम नहीं है, चाहे भले ही निकटस्थ हो। जैसे बंदर और इंसान की बात करें, निकटस्थ है, कपी और इंसान निकटस्थ है, लेकिन फिर भी उसमें से जो उत्तम होगा वही आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, अंतर जाति, अंतरा जाति यहां पर हो जाएगा,
कंपटीशन क्यों? क्योंकि इसने बोला निकटतम पास पास वाली जो जाति है उसके बीच में यहाँ पर कंपटीशन होगा। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी हो। अगर संसाधन सीमाकारी नहीं है, अनलिमिटेड है, तो क्या हुआ, ये अपना अलग खाएगा, ये अपना अलग खाएगा, बोले चलते रहो, तुम भी बढ़ाओ और मैं भी बढ़ाता हूं, अन्यथा नहीं। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। तो आज की जो स्टडी वो बोलते हैं कि नहीं, ये हर बार सही नहीं है, घोषेगा स्पर्धा अपवर्जन नियम वो। वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, पर वो इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जाति ऐसी क्रियाविधि विकसित कर लेती है जो बहिष्कार की वजह से सह अस्तित्व को बढ़ाए है। अंतरजातीय मतलब एक ही जाति में सिमिलर है। तो अब ये जो संसाधन थे मेरे पास, ये क्या थे, सीमित थे। ये संसाधन मेरे पास क्या, सीमित संसाधन है। तो ये वाला कहेगा इसको और ये वाला कहेगा इसको, बोले भाई जो भी है मिल बांट के अपन खाते हैं, नहीं तो खतरा है अपन दोनों को, है ना। तो ये क्या करेंगे, साथ साथ में मिल बांट के खाएंगे, तो वो सह अस्तित्व यहां पर हो जाएगा। अभी की स्टडी जो है, क्योंकि स्टडी का स्कोप यहाँ पर बढ़ा, पहले तो कम था, स्टडी भी कम था, कुछ ने बोल दिया तो सही हो गया। तो गोसे साहब का जो स्पर्धी अपवर्जन नहीं है वो सब जगह सही नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ जो सो संसाधन था सीमित था, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, विभाजित कर लिया, थोड़ा तू खा ले थोड़ा मैं खा लू, इसीलिए इसे बोल दिया संसाधन विभाजन। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है, तो उदाहरण के लिए वे जैसे अशन या आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बचती है। अब ये बोल दिया कि बोले ये आ रहा है यहाँ पर और ये भी आ रहा है यहाँ पर, समान समय पे आएगा तो ईगो हर्ट हो जाएगा उसका, तो फिर यहाँ पर वापस से कॉम्पिटिशन होगा, स्पर्धा होगा। तो ये बोलता है कि भाई साहब मैं तो शाम को 4 बजे आऊंगा दिन में, और ये बोलता है कि मैं रात को 4 बजे आऊंगा या रात को मैं आऊंगा। तो यहां पर अपन ने क्या कर लिया, ये केवल एक मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, समय भिन्न हो सकता है या भिन्न चारण प्रतिरूप हो सकता है। ये बोल देगा कि साहब मैं तो क्या कर लेता हूँ, पत्तियां खा लेता हूँ, ये बोलता है कि मैं तना खा लेता हूँ, तो अलग अलग चारण यहाँ पर हो चुका है। और ऐसा हुआ तो क्या हुआ, स्पर्धा से ये बच जाएंगे, कॉम्पिटिशन से यहाँ से बच जाएंगे। मेक अर्थर, ध्यान रखना इसका नाम, ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी या वॉर्बलर की 5 निकटस्थ संबंधित जाति स्पर्धा से बचने में सफल रही और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के साथ साथ रह सके। ठीक है। मेक ऑर्थर नाम जो दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसने एक ही पेड़ पर बताया कि 5 जो गिलहरी है उसकी जो स्पीशीज है, ठीक है, वॉर्बलर जिसे अपन कह रहे हैं, फुदकी जिसे अपन कह रहे हैं, वो एक साथ में रह रही, कोई किसी एक कीट को खा रही, कोई दूसरे को खा रहा है, कोई पत्ते को खा रहा है, कोई फूल को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, मतलब एक साथ वो रह रही थी। उन्होंने अपना जो चारण था वो भिन्न यहाँ पर कर लिया, ठीक है, अपनी चारण गतिविधि से वो बच गए, भाईचारा उनके अंदर रह गया इन दी एंड, अंत में। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, छोटे छोटे पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे के जो क्रियाकलाप है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं आपके। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है, इमेज आपको भेजनी है डाउट की, तो कमेंट में नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा अराइजन, ARISEN कैरियर अकेडमी, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर भेज दीजिए, या आप भेज दीजिए इंस्टाग्राम पर ही MYDHARMEN, मेरी जो पर्सनल आईडी है वहां पर आप भेज सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने डाउट को डिस्कस मेरे साथ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।